केट जब भी बोरियत का शिकार होती तो वो इस आलीशान बंगले के पीछे बने बगीचे में चहलकदमी के लिए निकल आती, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो वैद गोशा ही इसे पुरसुकून जगह महसूस होती थी। वैसे तो इस बंगले में रहने वाले सभी अफराद इसके अपने थे और सब इसे जी जान से चाहते थे, मगर इस दुनिया में वलदैन से बढ़कर करीब और मुखलिस रिश्ता और कोई नहीं होता। इसलिए इससे जब भी अपने मरहूम वलदैन की याद सताती तो उस बगीचे में निकल आती। वो इस बगीचे में मौजूद तमाम दरख्त और पौधे इसे अपने गमसार और हमदर्द नजर आते। इतने अरसे बाद आज फिर इसे अपने वलदैन की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। इंसान भी कितनी अजीब चीज है, पूरी जिंदगी खुशियों की ख्वाहिश में गुजार देता है और ये भूल जाता है कि खुशियां अपनों ही की वजह से होती हैं। जब अपने करीब ही अपने पास ना हों तो बड़ी खुशी भी बेमानी हो जाती है, और ये बात इससे बेहतर और कोई नहीं जानता था। 2 दिन बाद इसकी जिंदगी नया खुशियों भरा बाब शुरू होने जा रहा था। माइकल जैसे वो 8 बरस से शिद्दत से चाहती आ रही थी, वो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी, और ये एहसास किसी भी मोहब्बत करने वाले इंसान के लिए बेपनाह खुशी का होता है। मगर इसके बावजूद भी इसे ये खुशी अधूरी महसूस हो रही थी। रात के 12 बजे तो दूर से घंटा घर में घंटे बजने की आवाज सुनाई दी। सर्दियों के दिन थे, इसलिए केट ने शिद्दत से लॉन्ग बूट और लेदर की जैकेट पहन रखी थी। पूरा बंगला पुरसरार सन्नाटे में डूबा हुआ था, सिर्फ चंद लाइटें जल रही थी। वो चंद लाइटें इतने ही बड़े बंगले की तारीकी दूर करने से कासिर थीं, और बंगले के पीछे जानब बाग के कोने में एक बल्ब जल रहा था जो 10 कनाल के बगीचे के हिसाब से न होने के बराबर था। चांद की शुरू की तारीखें थीं, इसलिए अंधेरा मामूली से कुछ ज्यादा ही था, और ऊपर से फिर होने वाली धुंध ने रई से ही कसर भी पूरी कर दी थी। केट को जब नींद आने लगी तो वो बगीचे के दरमियान में मौजूद बेंच पर से उठ खड़ी हुई। इसने वापस जाने के बारे में जैसे ही सोचा, अचानक बगीचे के कोने में लगे बल्ब की रोशनी कम होने लगी और साथ ही इससे आवाज आने लगी जैसे बल्ब स्पार्क कर रहा हो। केट हैरत से अचानक खराब होने वाले को देखने लगी, जिसकी रोशनी कभी कम और कभी ज्यादा हो रही थी। केट आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बल्ब के पास आके इसे हैरत से देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो इस खराबी की वजह जान पाती, बल्ब की रोशनी यकदम इतनी तेज हो गई कि केट को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा, और इसके साथ ही बल्ब धमाके से फट गया और बगीचे में यकदम गुप अंधेरा छा गया। उफ, क्या मुसीबत है, इससे भी अभी खराब होना था। केट बड़बड़ाई और जैकेट की जेब से अपना सेल फोन निकाला। इसकी टाच ऑन की और वापसी के लिए मुड़ी। वो भी बमुश्किल चंद कदम ही चली थी, इससे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई तो यकदम मुड़ी। कौन है? इसने अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, मगर इससे बिखरे हुए खुश्क पत्तों के अलावा कुछ नजर न आया। इसने अपना वहम जाना और फिर चल पड़ी, मगर इस बार वो 2 कदम ही चली और इससे फिर आहट महसूस हुई, और इस बार तो उसने बकायदा पत्तों की आवाज सुनी, जैसे कोई इससे पीछे धीमी चाल चलकर आ रहा हो। वो मुड़ी और मोबाइल की टाई की मदद से इर्द गिर्द देखने लगी। कौन है, कौन है? इस बार इसके लहजे में लर्जिश थी, मगर इसकी बात का किसी ने जवाब न दिया। वहां सिर्फ सन्नाटा था। वो मुड़ी इस बार इस कदर तेज कदमों से चलने लगी क्योंकि अब खौफ का एहसास इसे अब होने लगा था। तेज चलने की वजह से इसका पांव किसी चीज से उलझा और वो बुरी तरह से गिरी। मोबाइल इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा, मगर इसकी रोशनी का रुख इसकी तरफ था। इससे महसूस हुआ किसी ने इसका पांव पकड़ लिया। बरगद के दरख्त की एक जड़ इसके पांव से लिपटी हुई थी। इसके गौर करने पर मालूम हुआ कि बरगद के दरख्त की एक जड़ इसके पांव के गिर्द सांप की तरह बल खाकर इसका पांव जगड़ने लगी। तो केट की आंखें ये मंजर देखकर खौफ से फैल गईं। इसने फौरन लॉन्ग बूट का तस्मा खोला और अपना पैर बूट से बाहर निकाल दिया। इसका पांव आजाद हो गया और बंगले की जानब भाग खड़ी हुई। इससे अपने पीछे बेपनाह पत्तों की खड़खड़ाहट और टहनियों के चीखने की आवाज सुनाई दी। तो उसने भागते भागते मुड़कर देखा तो खौफ के मारे इसकी जान निकल गई, क्योंकि अब तो बरगद का दरख्त तेजी से इसके पीछे आ रहा था। यह देखकर वो तेजी से भागने लगी और दौड़ते दौड़ते गैलरी में घुसी तो गैलरी की दीवार पर लगी पेंटिंग की तस्वीरें दरख्त की शाखें लगने की वजह से गिर गईं। केट दौड़ती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई और अंदर दाखिल होते ही इसने तेजी से दरवाजा लॉक कर दिया और जल्दी से बेड पर चढ़ के कंबल ओढ़ लिया। दरवाजा मजबूत लकड़ी से बना था, इसलिए इसे तोड़ना आसान न था। थोड़ी देर बाद वो यकदम दरवाजा हिलना बंद हो गया। केट कंबल हटा के दरवाजे को गौर से देखने लगी
इसका अंग अंग पसीने में डूबा हुआ कांप रहा था। शायद वो चला गया, केट ने थूक निकलते हुए सोचा, मगर इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, इसकी पुश्त पर मौजूद खिड़की जो बगीचे की जानब खुलती थी, एक धमाके से टूटकर अंदर गिरी। तो केट ने पलट कर देखा और इसके साथ पूरा बंगला इसकी जोरदार चीख से गूंज उठा। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी तो ट्रेन का खुद का दरवाजा खुला और एक नौजवान सूट केस लिए उतरा। इसके उतरते ही ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ और ट्रेन एक बार चल पड़ी। इस स्टेशन का वो इकलौता मुसाफिर था। स्टेशन सुनसान था और वहां कामला भी गायब था। शायद इन्हें भी यहाँ किसी के आने की तवक्को नहीं थी, इसीलिए वो कहीं दबकर सो रहे थे। वैसे भी शदीद सर्दियों का मौसम था, ऊपर से रात के 12 बज रहे थे। रही सही कसर तूफानी बारिश ने पूरी कर दी थी। नौजवान स्याह रंग के 3 पीस सूट में मलबूस था, बाल बिखरे हुए थे, शेव हल्की बड़ी हुई थी। सूट में जरा भी शिकन नहीं था, लेकिन इसने इसे बेतरतीबी से पहन रखा था। शर्ट के अगले 2 बटन खुले थे, टाई ढीली होकर गले में झूल रही थी। चेहरे का रंग सफेद था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और आंखें ऐसे सुर्ख थी जैसे वो काफी दिनों से न सोया हो। मजमूई तौर पर वो काफी हैंडसम नौजवान था। इसने जेब से सिगरेट की डब्बी निकाल के इसमें से सिगरेट निकाली और लेटर की मदद से सिगरेट सुलगाई और सूटकेस उठा के बारिश की परवाह किए बगैर चल पड़ा। सड़क पर हु का आलम तारी था और सड़क के किनारे सर्च लाइट्स न होने की वजह से रास्ता देखना किसी आम आदमी के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन वो इस तरह के हालात का आदी मालूम होता था, इसलिए बेफिक्री से सिगरेट फूंकते चला जा रहा था। बादलों की चमक से कभी कभी माहौल रोशन हो जाता, फिर कुप अंधेरा छा जाता। वो तेज बारिश और सर्दी की शिद्दत को यूं ही नजरअंदाज किए चला आ रहा था जैसे सब ये मैं नहीं न रखती हूँ। 3 किलोमीटर यूं ही पैदल चलने के बाद वो एक बहुत बड़े बंगले की गेट पर पहुंचा, ब्राउन वाला। इसने गेट पर लगी तख्ती को जेरे लब पड़ा और सिगरेट का आखिरी कश लगा कर फेंक दिया और गेट पर लगी बेल बजाई तो चंद लम्हों बाद एक गार्ड ने बाहर झांका। कौन हो तुम? गार्ड ने सख्ती से पूछा, मगर नौजवान ने कोई जवाब न दिया क्योंकि वह नई सिगरेट सुलगाने में मसरूफ था। मैंने पूछा कौन हो तुम? गार्ड ने और सख्ती से पूछा। जॉन वेक, नौजवान ने बेफिक्री से धुआं उड़ाते हुए कहा। जो भी हो जाओ यहाँ से, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। गार्ड ने कहा और गेट बंद करना चाहा, मगर गेट बंद ना हुआ। तो गार्ड ने हैरत से नौजवान को देखा जिससे गेट के दरमियान अपना पांव रख दिया था। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे दोस्त? नौजवान ने मुस्कुरा के कहा। इससे पहले कि गार्ड इसे कोई जवाब देता, अंदर से एक खुद शक्ल नौजवान बाहर निकला। कहे आप जॉन वेक तो नहीं है? नौजवान ने सवालिया अंदाज में पूछा। तो क्या मुझसे पहले भी इस नाम का कोई आदमी यहाँ आया था? जॉन ने सिगरेट का गहरा कश लगाते हुए कहा। ओ सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप प्लीज अंदर आ जाएं। बाहर आने वाले नौजवान ने शर्मिंदगी से कहा और जॉन को लिए अंदर दाखिल हुआ। आपने अपने आने की अगर तला कर दी होती तो मैं खुद आपको लेने स्टेशन पर पहुंच जाता, मगर आपका कोई फोन नंबर भी नहीं था। साथ वाले गिरजाघर के फादर के कहने पर हमने शहर के चर्च को आपके नाम खत लिखा। वैसे हैरत है, आप इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी मोबाइल नहीं रखते। नौजवान ने हैरानगी से कहा। हाँ, मुझे नफरत है इस चीज से जो इंसान का सुकून बर्बाद करे। जॉन ने सिर फेंकते हुए कहा। तो नौजवान ने सर हिला दिया और इसीलिए एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ। यह रहा आपका कमरा, साथ में अटैच बाथ। आप ऐसा करें नहा लें, आपके कपड़े गीले हो चुके हैं, मैं ये सूखने के लिए देता हूँ। आपके पास कोई और सूट हो तो पहन लें, अगर नहीं है तो मैं अभी भिजवा देता हूँ। नौजवान ने कहा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं पहले ही काफी नहा चुका हूँ। जॉन ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। ओके, मैं खाना लगवा देता हूँ। नौजवान ने कहा। पहले तुम अपना नाम तो बताओ मिस्टर। माइकल नाम है मेरा और मैं सर ब्राउन का पोता हूँ। नौजवान ने कहा। ओके माइकल, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले मुझे जरा इसकी तरफ ले जाओ। जॉन ने कहा। क्या अभी? मेरे ख्याल से आपको पहले कुछ खा लेना चाहिए, माइकल ने कहा। देखो माइकल, अगर तुम्हें ये लगता है कि इसे देखकर मेरी भूख उड़ जाएगी तो तुम गलत हो। मेरा रोज का काम है और मैं हर रोज वो कुछ देखता हूँ, तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जॉन ने कहा। ओके, जैसे आपकी मर्जी, माइकल ने कंधे अचकाते हुए कहा और जॉन को साथ लेकर एक जानब बढ़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर रुके और एक 1.5 उम्र शख्स के साथ एक डॉक्टर बाहर निकला। आप बेफिक्र हैं डेंट साहब, मैंने इसे बेहोशी की हाई डोज दी है और मुझे उम्मीद है सुबह से पहले ये नहीं उठेगी।
डॉक्टर ने डेढ़ उम्र आदमी को मुखातब करके कहा। डॉक्टर ने कहा और वहां से चला गया। इससे मिलिए डैड, ये मिस्टर जॉन वेक हैं, वही जिनको हमने फादर के कहने पर खत लिखा था। तुम मुझे सिर्फ जॉन बुला सकते हो, जॉन ने माइकल को टोकते हुए कहा। ओके, और ये है मेरे डैड डैंस। माइकल ने डेढ़ उम्र शख्स का तारफ करवाया। तो आप ये सोच रहे थे कि मैं किसी पादरी की तरह नजर आता हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है डैड साहब, मुझे ऐसे हुलिया और पहनाव में कोई दिलचस्पी नहीं। जॉन ने मुस्कुरा कर कहा, चलो अंदर चलते हैं। क्यों नहीं, माइकल ने दरवाजा खोला तो तीनों अंदर कमरे में दाखिल हो गए। कमरा खासा बड़ा था। बेड पर इंतहाई खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी और उसके गिर्द पांव रस्सियों की मदद से बेड के कोनों से बंधे हुए थे। जॉन वेक इतनी खूबसूरत लड़की को इस तरह बंधा देखकर थोड़ा हैरान हो रहा था। हमारे पास कोई और चारा नहीं था, डेंट्स ने शर्मिंदा होकर कहा। कोई बात नहीं, जॉन ने वेक ने सर हिलाते हुए कहा। अगर आप इजाजत दो तो मैं अपना काम शुरू करूं। अगर आप लोग बाहर जाना चाहें मुझे इतराज नहीं, जॉन ने कहा। डैड आप बाहर चले, मैं यहीं रुकता हूँ, माइकल ने दास लहजे में केट को देखते हुए कहा। जॉन बेड की जानब खड़ा होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। जॉन ने अपना काम शुरू कर दिया था। माइकल कभी जॉन को और कभी बेड पर लेटी केट को देख रहा था। फिर अचानक बेसुध पड़ी लड़की के जिस्म में हरकत हुई और यूं गहरी गहरी सांस लेने लगी, जैसे कुछ सूंघ रही हो। इसे सूंघने का अंदाज किसी दरिंदे की तरह था। फिर यकायक इसने आंखें खोली तो माइकल एकदम कांप गया। इसकी आंखें किसी अंगारे की मानंद तकरी थी। इससे पहले सामने माइकल को देखा और फिर गर्दन घुमाकर जॉन वेक को देखने लगी। जॉन वेक, एक बंजारा। लड़की के मुंह से एक ऐसी भयानक आवाज निकली कि माइकल दिल गया और पूरा कमरा हिलने लगा जब इसने कहका लगाया। अच्छी बात है, फिर तो इल्म भी होगा मैं क्या करता हूँ, जॉन बोला। हाँ मुझे पता है, लेकिन आज तुम जीत नहीं पाओगे, लड़की ने भयानक आवाज में कहा। मैं यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आया। इस लड़की को छोड़ दो वरना अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ, जॉन ने कहा। अंजाम तो तुम्हारा बुरा होगा, बल्कि तुम अपने अंजाम को पहुंच चुके। बेचारा जॉन वेक खुद को भी हार गया। लड़की हंसी। लड़की ने फिर से जोरदार कहका लगाया तो जॉन के चेहरे के रंग बदलने लगे। बस बहुत हुआ, अब मेरी बारी। ये कहते ही जॉन ने पैंट की जेब से सफेद रुमाल निकालकर बाएं हाथ पर बांध दिया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। ये क्या कर रहे हो? वही जो मैं बहुत कम करता हूँ। जॉन ने एकदम उंगली से इशारा लाइट को किया तो लाइट बंद हो गई। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। जॉन ने लेटर की मदद से अपने हाथ पे लिपटे रुमाल को शोला दिया और धड़ाधड़ जलने लगा। कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई और उसके साथ ही लड़की के हलक से चीखें निकलने लगी। इसकी चीखों से पूरा कमरा हिलने लगा जैसे जलजला आ गया हो। माइकल एकदम पीछे दीवार से जा लगा। कुछ ही देर बाद कमरे की लाइट ऑन हो गई। लड़की बेहोश हो चुकी थी। जॉन ने अपना हाथ झटक कर आग बुझाई। कमरे में धुआं भरा हुआ था। ये सब क्या था? माइकल ने हैरानगी से खांसते हुए कहा, क्योंकि धुएं की वजह से खांसी आने लगी थी। ये सल्फर में डुबा हुआ रुमाल था जो इन जैसे को रास नहीं आता। जॉन वेक ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा और चलते हुए रुमाल को अपने हाथ से लग किया। माइकल ने जॉन वेक का जला हुआ हाथ देखा तो एकदम घबरा गया। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी दवा मेरे पास है। बस तुम खाने का बंदोबस्त करो। हाँ, इसकी फिक्र मत करो, कल शाम तक होश में आ जाएगी, जॉन ने कहा। क्या ये ठीक होगी? माइकल ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, मगर कुछ घंटों के लिए। इसका मुस्तकिल हल निकालने के लिए 2 दिन लगेंगे, माइकल ने कहा। ओके, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जॉन गहरे कष्ट लगाते हुए इस खूबसूरत लड़की को देख रहा था जो बेड पर बेहोश पड़ी थी। दूसरे दिन जॉन वेक 10 बजे उठा। मुलाजमा ने नाश्ता कमरे में ला कर दिया था। जॉन वेक नाश्ता करके सिगरेट सुलगाने ही लगा था, इतने में माइकल कमरे में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग, माइकल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जॉन ने सिगरेट का कैश लगाते हुए कहा, मगर मुझे तुम्हें देखकर लग रहा तुम्हारा मॉर्निंग अच्छी नहीं हुई। माइकल ने आंख मलते हुए कहा, हाँ, मैं इस परेशानी की वजह से सो नहीं पा रहा हूँ। जॉन ने माइकल के सामने बैठते हुए कहा, अच्छा, आप इसके होने वाले हादसे के बारे में तफसील से बताओ जो उस लड़की के साथ रात को पेश आया। ये कोई रात के 12 बजे की बात थी। केट के कमरे से तेज चीख सुनाई दी तो हम सब लोग दौड़ते हुए केट के कमरे की जानब गए। तमाम नौकर भी इकट्ठे हो चुके थे। हमने देखा कि गैलरी का सामान यूं बिखरा पड़ा था जैसे कोई तूफान आया हो।
जब हम कमरे में दाखिल होने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि दरवाजा अंदर से लॉक है। हमने बमुश्किल दरवाजा तोड़ा और अंदर का माहौल देखकर हम सब माइकल यहाँ तक बोलकर चुप कर गया। इसके माथे पर पसीना और आंखों पर खौफ था। तो जान ने पास पड़ा पानी का गिलास माइकल के हाथ में थमा दिया। माइकल ने शुक्रिया कहकर पानी का गिलास पिया और खाली गिलास जानवेग को दे दिया। अच्छा तो फिर तुमने क्या देखा? जान माइकल के हाथ से गिलास पकड़ते हुए कहा। हमने देखा कमरे की खिड़की पूरी की पूरी टूटी हुई थी और कमरे के फर्श पर पत्ते बिखरे हुए थे, जैसे कमरे में आंधी आई हो। और इससे भयानक बात यह थी कि माइकल ने कांपती आवाज में बोला और लंबे लंबे सांस लेने लगा। केट किसी छिपकली की तरह छत से चिमटी हुई थी। इसकी आंखें सुर्ख थी और जुबान बाहर को निकली हुई थी। वो किसी दरिंदे की तरह हमें देखकर घबरा रही थी। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। खौफ के मारे हमारा बुरा हाल था। फिर वो अचानक बेहोश होकर गिरी और सीधी बेड पर आई, जिसकी वजह से कोई चोट नहीं आई। हमने फौरन डॉक्टर को बुलाया तो उसको कुछ समझ नहीं आया। तो चर्च के फादर के कहने पर हमने आपको खत लिखा। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इतना कहते ही माइकल फूट फूट कर रोने लगा। जानवे को उठकर माइकल के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप बेफिक्र रहो, अब मैं आ गया हूँ, बहुत जल्द मसला हल कर दूंगा। इस पहले माइकल कोई जवाब देता, मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और माइकल को मुखातब किया। सर बाहर फादर आए हैं, जॉन वेग से मिलना चाहते हैं। ओके तो मैंने ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। माइकल ने कहा तो मुलाजिम सर हिलाकर चला गया। क्या ख्याल है, फादर से मिलना है? क्यों नहीं, जरूर, जान ने कहा। और फिर माइकल के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो फादर जॉन वेग को देखकर खड़े हो गए। ओहो ग्रेट जॉन वेग, तुम्हें देखकर यकीन नहीं होता मैं तुम्हें देख रहा हूँ, फादर ने मुस्कुराकर कहा। तो आप कर लो यकीन, फादर तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ, जॉन ने बेपरवाही से इसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, जबकि माइकल ने फादर से मुसाफा करते हुए अकीदत से हाथ चूम लिए। माइकल बेटा, क्या तुम हम दोनों को कुछ वक्त अकेला दोगे? फादर ने जॉन को देखते हुए कहा। क्यों नहीं, मैं बाद में चक्कर लगाता हूँ, माइकल ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। देखो जॉन, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। इसकी वजह से तुम्हारा खुदा पर से यकीन उठ गया। जॉन ने कहा, क्या तुम जानते हो इस दुनिया में सिर्फ एक ही जात थी जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, वो मेरी बीवी ग्लोरिया थी। इसे खुदा पर इतना यकीन था, वो हर संडे चर्च जाया करती थी और साथ मुझे भी जबरदस्ती ले जाया करती। हमारा घर से ज्यादा गिरजाघर लगता। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं काम से वापस आया तो मेरी बीवी घर पर नहीं थी। 3 दिन बाद इसकी लाश मिली। किसी काले जादू के अमल ने इसका गला काट के इसके वजूद को जलाकर राख कर दिया, सिर्फ शैतान की खुशनुदी के लिए। और आपके खुदा ने हमारी मदद तक नहीं की। क्यों? जान ने चिल्लाकर कहा और उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था। फादर ने कहा, देखो बेटा, ऊपर वाले के हर काम में मसलहत होती है। बहरहाल मुझे खुशी हुई तुम इस दुखी खानदान की मदद करने को यहाँ आ गई और अब मैं चलता हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो भला झिझक मुझसे राब्ता करना। फादर को बाहर आता देखकर माइकल फौरन एक जानब हो गया और फादर के जाने के बाद अंदर दाखिल हुआ। अब जॉन वेग नॉर्मल नजर आ रहा था। इसकी आंखें मामूली सी सुर्ख थी जो माइकल से छुपा रहा था। आपको शायद ये बात बुरी लगे, मगर मैं बाहर खड़ा था, आपकी सब बातें सुन ली मैंने। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है आपकी बीवी के बारे में और जो कुछ आपके साथ हुआ है, और जैसी खसियत आपकी बीवी आपके लिए रखती थी, ऐसी खसियत केट के बारे में मेरे लिए भी वही जज्बात हैं और उसे मैं हर हाल में पहले जैसा ठीक देखना चाहता हूँ। आप एक स्कॉलर हैं, जबकि भूत प्रेत और शैतान चक्रों में वही इनको शिकस्त दे सकता है जो खुदा का प्यारा और मानने वाला हो। पर आप खुदा को मानने बगैर कैसे इससे निपट लेते हैं? माइकल ने कहा तो जॉन ने से गौर से देखा। जॉन वेग ने एक लंबी सांस ली और माइकल के सवाल पर खामोश हो गया। गुलेरिया के मरने के बाद मुझे शैतान और शैतानी ताकतों से नफरत हो गई। मैंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया और 5 साल तक अमेरिका के जंगल से लेकर तिब्बत के पहाड़ों और मिस्र के सराव से लेकर हिंदुस्तान के मंदिरों तक खाक छानी है। तब जाके इस काबिल हुआ कि इन शैतानी ताकतों को काबू कर सकूं। और रहा सवाल, ये जिन और भूत कैसे भागते हैं, यही बात आज शाम को तुम्हें पता चल जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं तमाम घर वालों से मिलना चाहूंगा। जॉन ने कहा तो माइकल ने हाँ में सर हिला दिया। इसी शाम जॉन माइकल के दादा सर ब्राउन से मिला और फिर शाम का अंधेरा फैलना शुरू हुआ। तो इन सबको केट के कमरे के बाहर खड़ा किया और मुखातब किया कि इन्हें आज इस कमरे में बहुत कुछ होने वाला है।
आप वो सब नहीं देखना चाहेंगे, इसलिए बेहतर है आप बाहर रुकें और मुझे अपना काम करने दें। जॉन ने कहा तो सब घर वाले बाहर रुकने पर राजी हो गए। मैं आपके साथ अंदर आऊंगा, माइकल ने कहा। पागल मत बनो माइकल, जब जॉन कह रहा है तो बाहर रखो, वो संभाल लेंगे, माइकल के डैड ने कहा। नहीं जॉन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, केट मेरी जिंदगी है। जॉन, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? तुम रुकते? जॉन ने लंबी सांस ली और माइकल को लेकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही जॉन ने दरवाजा लॉक किया और सर्किट सुलगाकर कमरे का जायजा लेने लगा। केट इसी हालत पर बेड पर बंधी हुई थी। वो अभी रस्सियों की मदद से जगड़ी हुई बेहोश पड़ी थी। टूटी हुई खिड़की में अब लोहे की सलाखें लगवा दी गई थी। ये इक़दाम इसी हादसे के बाद उठाया गया था। जॉन ने अपने कोट की जेब से 4 सिक्के निकाले और उस 4 सिक्कों को बेड के चारों कोनों पर रख दिया। अब यहाँ जो भी हो तुम कुछ नहीं बोलोगे, याद रहे तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ ना हो। जॉन ने माइकल को मुखातब करके कहा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। जॉन ने सिगरेट का गहरा कश लगाकर इसे अपने बूट के नीचे मसल दिया। जॉन ने केट के बाएं कान के साथ हाथ की मदद से चुटकी बजाई तो केट की आंखें फौरन खुल गईं और जॉन केट के पांव की तरफ खड़ा हो गया। वो केट चंद लम्हे छत को घूरती रही, फिर ऐसे जॉन की जानब मुखातब देखा और मुस्कुरा दी और फिर वो हंसने लगी। कुछ ही पलों में वो हंसी कैकों में बदलने लगी। जॉन हल्की हैरत से इसे देख रहा था। मुश्किल में फंस गया है, केट ने हंसते हुए कहा। इसकी आवाज से लगा कि बहुत से लोग बोल रहे हों जैसे मुसीबत में तुम हो। जॉन ने ठंडे लहजे में कहा, नहीं जानवेक, इस पर वाकई बहुत बड़े फंसे हो। तुमने ये मुख्तलिफ मजहब के सिक्के इसलिए रखे हैं ना कि तुम मेरा मजहब जान सको, लेकिन बेवकूफ इंसान, मैं और तुम एक ही मजहब के हैं, किसी खुदा को नहीं मानते, एक जैसे हैं। मैं तुम जैसा शैतान नहीं हूँ, जॉन ने तेज लहजे में कहा। अगर मैं खुदा को न मानकर शैतान हूँ तो तुम क्या हो, ग्रेट जानवेक, केट ने हंसते हुए कहा। तो जानवेक के चेहरे के रंग बदल गया और बेड पर चढ़ा और उससे केट की गर्दन पकड़ ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान गराया, आगे ना अपनी कात पर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं इसके जिस्म में रहता हूँ, तुम ज्यादा से ज्यादा इस लड़की को मार सकते हो। और जोर से हंसी। केट ने भयानक आवाज लगाकर मुंह से फूंक मारी तो उसके मुंह से बेतहाशा पत्ते निकलकर कमरे में बिखर गए और जान इसे छोड़कर पीछे हट गया। मुइसी जान के चेहरे पर वाज़ह थी और माइकल बाहर चले। जान ने ढीले लहजे में कहा और माइकल के साथ बाहर निकल गया। केट के खौफनाक कहके और भी बुलंद हो रहे थे। अब क्या होगा, इसके मुंह से बेशुमार पत्ते कैसे निकले? माइकल ने बाहर आते ही अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पाते हुए कहा, एक बात बताओ, जब ये हादसा हुआ तुम्हारे घर से कोई चीज गायब हुई है? जान ने सवालिया अंदाज में माइकल से पूछा। नहीं, मेरे ख्याल से कोई चीज गायब नहीं हुई, माइकल नफी में सर हिला दिया। और मुझे पूरा बंगला दिखाओ, जान ने कहा तो माइकल इसे बंगला दिखाने लगा। 2 घंटे के बाद वो किसी नतीजे पर न पहुंचे। क्या कोई ऐसी जगह है जो हमने न देखी हो? हाँ, अब बगीचा ही रह गया है, माइकल ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। मुझे वो भी दिखाओ, जान ने कहा तो माइकल इसे बगीचे में ले गया। पहले यहाँ क्या था? जान ने घड़े की जनब इशारा करते हुए कहा। अरे यहाँ तो बरगद का दरख्त था, लेकिन इस हादसे के बाद यहाँ पर कोई नहीं आया, इसलिए दरख्त गायब होने का किसी को इल्म नहीं है। लेकिन इस हादसे के साथ दरख्त का क्या ताल्लुक है? माइकल ने हैरान होते हुए कहा। वो ही हुआ जिसका डर था, जान ने धीरे से कहा। क्या हुआ बताएं तो सही। वो बरगद का दरख्त कोई आम दरख्त नहीं, शैतानी दरख्त था, केट के अंदर समा गया है। जान ने कहा, क्या मतलब? दरख्त समा गया, अब क्या होगा? माइकल ने परेशान होते हुए कहा। इसका कोई हाल नहीं है, केट जब तक जिंदा है वो इसमें रहेगा और इसके मर जाने पर ही छोड़ेगा। जान ने कहा, क्या मतलब कोई हाल नहीं? जान ने सर्द लहजे में कहा। हाँ माइकल, कोई हाल नहीं, बेहतर होगा कि तुम केट को भूल जाओ। माइकल ने तख्त लहजे में कहा। कैसे भूल जाऊं? आप अपनी मरी हुई मोहब्बत को आज तक नहीं भूले और मैं अपनी जीती जागती मोहब्बत को भूल जाऊं, ये हरगिज़ नहीं होगा। मिस्टर जानवेक, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। मैं लड़ लूंगा इस शैतान के साथ जब तक मेरी सांस खत्म न हो जाए, समझे? ओके, मेरे ख्याल में मेरा यहाँ रुकना ज्यादा मुनासिब नहीं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, जान ने कहा और चला गया। जान जैसे ही अपना सामान लेकर ब्राउन वाला से बाहर निकला तो गेट पर इसका सामना एक औरत से हुआ। डॉक्टर कैथरीन, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? जान ने हैरत से सिरकट का कश लगाते हुए कहा। हाँ, तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर यहाँ आई हूँ।
और तुम फिर इन चक्करों में पड़ गए, ये जानने के बावजूद कि तुम मौत की दहलीज पर खड़े हो। तुम्हें पता भी है कि कैंसर तुम्हारे पूरे जिस्म में फैल गया है और बीमारी के स्टेज पर भी पहुंच के तुम संजीदा नहीं हुए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ, मगर तुम मेरी बात सुनते ही कहा हो। और ये क्या पी रहे हो? डॉक्टर कैथरीन ने इसके हाथ से सिगरेट छीन के दूर फेंकते हुए कहा। अगर तुम्हारी बीवी मेरी बहन न होती तो मैं कभी भी तुम्हारी फिक्र न करती। ग्लोरिया के मरने का दुख मुझे भी हुआ है, लेकिन इंसान मरने वालों के साथ मर तो नहीं जाता। डॉक्टर कैथरीन की आंखें नम थी। मैं इसी रोज मर गया था जब ग्लोरिया मरी थी। बस दफन होना बाकी है, तुम मेरी फिक्र न करो। तुम्हारे हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट बस मुझे चंद दिन का मौका देगी, जबकि मैं जल्द अज जल्द मरना चाहता हूँ। जान ने जख्मी मुस्कुराहट से कहा और नई सिगरेट सुलगाई। कैथरीन इसे तासब भरी नजर से देख रही थी। वाह मिस्टर जानवेग वाह। आखिरी पोल खुलना बाकी थी, वो भी खुल गई। तुम्हारे निडर होने की वजह तुम्हारा बहादुर होना नहीं, बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हारे इतने करीब आ चुकी है। जान की पुश पर से आवाज आई तो उसे मुड़कर देखा। वो माइकल था जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जान ने इसे एक नजर देखा और सर झुका के वहां से चल पड़ा, जबकि कैथरीन और माइकल इसे जाते हुए देख रहे थे। जान आहिस्ता आहिस्ता रेलवे स्टेशन की जानब पैदल चला जा रहा था। सर्दियों का मौसम था, रात का पिछला पैर था, सड़क सुनसान थी कि अचानक जान के सीने में तकलीफ हुई, जो अक्सर हल्की हल्की से महसूस होती थी। तो उसने गले में पड़ी ढीली टाई को और ढीला कर दिया। उसके साथ इसे जोरदार अंदाज में खांसी आने लगी। वो सड़क पर रुके एक बेंच पर बैठ गया। इसने वो दोनों हाथों से सर थाम लिया। इसे उल्टी आने लगी। इसने उल्टी की और देखा इससे खून की उल्टी आ रही थी। शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है, जान ने दिल ही दिल में सोचा और इसकी आंखों में और वीरानी छा गई। मेरे ख्याल में आपको इसकी जरूरत है। किसी की आवाज इसके कानों में पड़ी तो उसने देखा कि इसके साथ बेंच पर सफेद लिबास में मलबूस एक बारिश नौजवान बैठा था। वैसे तो मैं ये किसी और के लिए ले जा रहा था, अब मुझे महसूस हो रहा है कि इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरत किसी को नहीं। नौजवान ने पानी का छोटा कैन जान की जानब बढ़ाते हुए कहा। तो जान ने इस कैन को पकड़ते ही मुंह लगा लिया और पानी का एक कतरा भी न छोड़ा। शुक्रिया। जान पानी पीकर बेंच की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नौजवान उठकर चल दिया और जान हैरानगी से इसे जाते हुए देख रहा था। माइकल कैट के बेड के साथ बेबसी से खड़ा था। इसकी आंखें सोई हुई केट को देखकर भर आई थी। तमाम घर वाले केट से मायूस हो चुके थे। मुलाजिमों ने अब केट के कमरे की जानब आना ही छोड़ दिया था, इसलिए सिर्फ माइकल ही वहां मौजूद था। देखो तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि केट बहुत मासूम है, खुदा के लिए इसे छोड़ दो। माइकल ने जज्बाती अंदाज में कहा तो केट की आंखें एक झटके से खुल गई। इसकी आंखें और चेहरे के तसरात नॉर्मल थे। माइकल की आंखें बंद थी और इसलिए वो केट को होश में आता ना देख सका। माइकल, केट ने पुकारा तो माइकल ने जल्दी से आंखें खोली। माइकल ये सब क्या है? मुझे इस तरह रस्सियों से क्यों बांध रखा है? केट ने हैरत से रस्सियों को देखते हुए कहा। इसे नॉर्मल देखकर माइकल आगे बढ़ा। केट वो तुम बीमार थी ना? माइकल के मुंह से रुक रुक कर निकला। मुझे क्या हुआ जो मुझे इस तरह बांधा गया? केट ने अपना हाथ रस्सी से आजाद करते हुए कहा, मगर नाकाम रही। केट का यूं अचानक ठीक हो जाना किसी मोजे से कम नहीं था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इनसे आजाद कराओ, केट ने कहा। माइकल को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे कहे केट से। क्या तुम सच में ठीक हो केट? माइकल ने खुश होते हुए कहा। मैं अभी खोल देता हूँ, माइकल ने रस्सियां खोलते हुए कहा। तो केट के चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट तैरने लगी। इधर नौजवान को गए कुछ ही देर हुई थी कि जान को अपने जिस्म यकदम तवाना महसूस होने लगा। इसे यूं लगा जैसे बिजलियां दौड़ रही हों। जो दर्द इसे 2 सालों से महसूस होता रहता था, सीने में वो गायब हो चुका था। कहीं ये इस पानी का कमाल तो नहीं? जान ने पानी की खाकी कैन को देखा और झटके से उठ खड़ा हुआ। अगर ये बात है तो मुझे और पानी पीना चाहिए। पर वो नौजवान कहाँ गया? जान ने सोचा और इसकी जानब चल पड़ा। जहाँ नौजवान गया था, थोड़ी देर चलने के बाद इसको इस्लामिक सेंटर नजर आया। वो नौजवान खुलिये से मुसलमान दिखाई दे रहा था, शायद इसी सेंटर से आता जाता हो। मुझे इनसे पूछना चाहिए, जान ने सोचा और दरवाजे पर लगी काल बेल बजा दी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा बाहर निकला। इसके सर के बाल और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद थे। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बूढ़े ने शफकत भरे लहजे में कहा। दरअसल मुझे एक खास पानी की तलाश है, एक नौजवान ने मुझे दिया था। क्या मुझे वैसा पानी मिल सकता है
जान वेग ने बूढ़े को कैन दिखाते हुए कहा तो बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कैन देख के, आओ बेटा अंदर आ जाओ, बूढ़े ने शफकत भरे लहजे में कहा तो जान सर झुका के इसके साथ अंदर दाखिल हो गया। और फिर माइकल ने रस्सियां खोल दी और केट को देखकर मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराई। फिर इसकी मुस्कुराहट बढ़ती चली गई, यहाँ तक के होठ फैलते फैलते कानों की लू तक फैल गए। इसके तमाम दांत नजर आ रहे थे। ये देखकर माइकल का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। वो फटी निगाहों से केट को देखने लगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, केट के मुंह से भयानक कहका निकला और उसने माइकल को जोरदार अंदाज में धक्का मारा तो वो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया और बुरी तरह से गिरा। माइकल को अपना जोड़ो जोड़ टूटता हुआ महसूस हुआ। केट बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई माइकल ने उसे रोकना चाहा, मगर वो दर्द के मारे हिल न पाया और ना ही इसके हलस से कोई और आवाज निकल पाई। केट जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजे का लॉक खुद खुद घुमा और दरवाजा खुलता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता केट बाहर निकल गई। चंद लम्हे माइकल इसी तरह पड़ा रहा। फिर इसने अपनी तरह हिम्मत जमा की और उठ खड़ा हुआ। इससे अपना दिमाग चकराता हुआ महसूस हुआ। माइकल ने अपना सर दोनों हाथों से थामा और गिरता पड़ता कमरे से बाहर निकला। गैलरी सुनसान पड़ी थी। माइकल ने अपने वजूद को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए तमाम बंगला देख डाला, मगर केट इसे कहीं भी दिखाई ना दी। तो उसके जहन में एक ख्याल आया और इससे टाज ली और बंगले के पीछे बने बगीचे में गया। बगीचे गुप अंधेरे और मौत की तरफ फैले सन्नाटे में डूबा हुआ था। माइकल टार्च की रोशनी की मदद से इर्द गिर्द देखने लगा। माइकल एक जानब से केट की आवाज सुनाई दी। माइकल ने जोर से पुकारा और उसकी जानब गया, मगर वहां कोई नहीं था। माइकल, एक बार फिर एक सिमत से इसके कानों में आवाज पड़ी। वो दौड़ कर गया तो वहां भी कोई नहीं था। माइकल घबरा कर इधर उधर देखने लगा तो उसके कानों में केट के हंसने की आवाज गूंजी। देखो तुम जो भी हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, हिम्मत है तो सामने आओ बुज़दिल, माइकल ने गुस्से से इर्द गिर्द देखते हुए कहा। तो यकदम खामोशी छा गई और फिर इसे अपने सर के ऊपर से किसी दरिंदे के घराने की आवाज सुनाई दी। तो बुखलाकर ऊपर देखा, मगर इससे पहले किसी ने इस पर छलांग लगा दी और वो वजूद माइकल को गिराकर इसके सीने पर सवार हो गया। माइकल के हाथ से टाज गिर गई, मगर इसका रुख माइकल की जानब था। माइकल ने देखा वो केट थी, मगर इस बार इसका चेहरा बहुत डरावना था। इसकी आंखें बिल्कुल अंगारा हो गई थी, चेहरा बिल्कुल सफेद था, जबकि होंठ और दांत स्याह हो चुके थे। माइकल को खौफ के मारे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस होने लगा। केट इसके ऊपर से उतरी और किसी जानवर की तरह अपने हाथ पांव की मदद से दौड़ती हुई बंगले की जानब बढ़ी। माइकल चंद लम्हों के लिए बेजान पड़ा रहा, फिर हिम्मत करके उठा और उसकी जानब गया जहां केट गई थी। माइकल अंधेरी गैलरी में पहुंचा और आंखें फाड़ फाड़ कर केट को देखने लगा, पर वो कहीं नजर ना आई। अचानक इसे पानी के गिरने की आवाज आई तो उसने बेख्तियार गैलरी के सतून के पीछे छुप कर देखा जहां स्विमिंग पूल था। वहां का खौफ का मंजर देखकर दंग रह गया। केट पूरा मुंह खोले स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर किसी जानवरों की तरह पानी पी रही थी। स्विमिंग पूल तेजी से खाली हो रहा था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी, बल्ब की रोशनी से जो केट का साया था वो केट की जगह किसी बहुत बड़े दरख्त का साया था। माइकल के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और इसकी चीख गले में ही घुटकर रह गई। माइकल ने मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं जानवेग था। मेरी बात गौर से सुनो और फिर इस पर अमल करो। अब तुम्हारे मुंह से कोई आवाज न निकले और ना ही तुम कुछ बोलोगे, समझे? जान ने कहा तो माइकल ने जल्दी से सर हिला दिया। जान ने इसके मुंह से हाथ हटाया। केट के वजूद पर किसी बला का साया है। वो कोई आम बला नहीं है, ये असेब की एक बहुत खौफनाक नस्ल है। इसका वजूद एक दरख्त जैसा है। ये किसी आम दरख्त की तरह 1 साल या 2 साल एक जगह खड़ा रहता है और फिर अपनी मर्जी से चलकर कहीं और जा सकता है या फिर किसी इंसान के अंदर समा जाता है और 10 सालों बाद इसको प्यास लगती है और तब इसका किसी इंसान के अंदर समाना जरूरी होता है। जब इसकी प्यास खत्म होती, इंसान खत्म हो जाता है और जब ये बला पानी पीती है तो आसपास के माहौल से बेखबर हो जाती है। अब मैं इसके सामने जा रहा हूँ और जब मैं तुमसे पानी मांगूंगा तो तुम फौरन कैन मुझे दे देना। याद रहे कोई गलती ना हो। जान ने माइकल को कहा तो माइकल ने हाँ में सर हिला दिया और जान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए केट के करीब जाकर खड़ा हो गया। अब बस करो, कितना पानी पियोगे? जान ने ऊंची आवाज में कहा तो केट ने पानी पीना बंद कर दिया और सर उठा के जान की जानब अपनी अंगारा बरसाती आंखों से देखा। जान वेग तुम फिर आगे, केट ने मुस्कुरा के कहा।
हाँ, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए लौट आया हूँ, जान ने मुस्कुरा के कहा। लगता है तुम्हें जिंदा रहने का शौक नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम अपनी बीमारी से ही जल्द मरने वाले हो, मगर तुम मेरे ही हाथों मरना पसंद करते हो, तो मुझे कोई इतराज नहीं, केट ने उठते हुए कहा। इससे पहले जान कुछ कहता, जान ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। इसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार पैदा हो गए और दूसरे ही लम्हे वो घुटनों के बल गिरा। यह देखकर केट के मुंह से भयानक कहका निकला, अरे तुम तो अपनी मौत खुद ही मरने लगे। केट ने हंसते हुए कहा। जान के हलक से गुट्टी गुट्टी आवाज निकली, पानी पानी पानी। माइकल कैन लिए दौड़ के जान के पास आया, मगर इससे पहले जान के पास पहुंचता केट ने इसके हाथ से कैन छीन लिया और उसे धक्का दिया तो माइकल स्विमिंग पूल में जा गिरा। मेरे ख्याल में तुमसे ज्यादा मुझे इसकी जरूरत है। केट ने कैन को मुंह लगाया और सारा पानी पी गई। हाँ, ठीक कहा तुमने, इसकी वाकई तुम्हें ज्यादा जरूरत थी, जान ने कहा और यूं खड़ा हो गया जैसे से कुछ हुआ ही ना हो। केट हैरत से इसे देखा और फिर इसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ये तुमने क्या पिला दिया मुझे? इसने घरा कर कहा। गलत नहीं बोलो, मैंने नहीं, तुमने खुद पिया है। अच्छा है, तुम्हारी फना होने की जिम्मेदारी अब मुझ पर नहीं आएगी। इधर केट सीना पकड़कर खांसने लगी और इसके हलक से किसी जख्मी दरिंदे की तरह गराने की आवाज निकलने लगी। इसके साथ ही इसके मुंह से गाढ़ा स्याह धुआं निकलने लगा और उसके साथ ही एक आखिरी चीख के साथ धुआं निकलना बंद हो गया और केट का वजूद बेजान होकर गिर गया। माइकल भी स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर हैरत अंगेज मंजर देखने लगा। सुबह जान वेग जाने लगा तो माइकल ने रोक लिया। जानता हूँ तुम्हारे जहन में बहुत से सवाल होंगे। फिर जान ने इस नौजवान को इस्लामिक सेंटर जाने के बारे में बताया। जब मैं इस्लामिक सेंटर गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो कोई आम पानी नहीं था, जमजम का पानी था जिसको पीने से शफा मिलती है। मेरी भी तबीयत काफी बेहतर होगी इससे, तो मुझे केट का ख्याल आया। इतने में एक मुलाजिम ने इन्हें केट के होश में आने के बारे में बताया कि अब केट बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही है, आइए केट से मिलिए। माइकल ने जान को कहा। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। जान ने कहा। अब कहाँ जाना है? माइकल ने सवालिया अंदाज में पूछा। माइकल, मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैं इस्लामिक सेंटर जाऊंगा। जिस अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है, अब इसी का होकर रहना चाहता हूँ, जान ने कहा। माइकल मुस्कुरा पड़ा। इतनी देर में जान अपनी जेब टटोलने लगा। अरे कहाँ रह गई ये? जान बड़बड़ाया। शायद तुम्हें ये चाहिए। माइकल ने सिगरेट की डब्बी निकाल के कहा। दरअसल ज्यादा नहीं पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ। नहीं, अबे मुझे इसकी जरूरत नहीं, जान ने कहा। फिर जेब से एक चिंगम निकालकर मुंह में डाली। मैंने सिगरेट छोड़ दी है और तुम भी ये कभी कभी वाला शुगल छोड़ दो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, जान ने कहा और चल दिया। जबकि माइकल इसे जाते हुए देख रहा था।